पहाड़ियों पर था। उसके पिता आलोक वहां एक गाइड थे। वहां पर आए हुए लोगों को वो पहाड़ियों पर घुमाते और उनसे जो भी पैसा मिलता उसी से घर का खर्चा चलता। गुंजन अपने पिता से बोली, बाबा, आप पूरे दिन पहाड़ों पर चलते हो, आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं? गुंजन, ज्यादा मत सोच। जिस दिन कोई अच्छा लड़का मिल गया ना, उस दिन रिश्ता पक्का समझ। अब ससुराल के बारे में सोच। अरे गुंजन की माँ, मैं तो बताना ही भूल गया। अरे वो अपने बाबूलाल है ना, उन्होंने एक लड़का बताया है। लड़का गुंजन के जोड़ का है। दो ही भाई हैं, अमीर लोग हैं। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। अब जल्दी लड़का देखो और बात पक्की कर दो। हाँ। कुछ ही दिनों बाद नैतिक और गुंजन का रिश्ता पक्का हो गया और फिर शादी हो गई। लेकिन नैतिक की माँ सुनीता इस शादी से खुश नहीं थी। अरे सुनीता, बहू क्या लाई है दहेज में? क्या लाएगी? वही 4 बर्तन और 2 जोड़ी कपड़े। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहू तो बड़ा सारा दहेज लेकर आई थी। हाँ, बड़ी बहू मेरी पसंद की थी और ये नैतिक की पसंद है। मेरे पापा अफसर हैं आंटी जी, उसके बाबा की तरह गाइड थोड़े ही हैं। सारी बातें पर्दे के पीछे से सुनती हुई गुंजन रोते हुए नैतिक से बोली, सब कुछ तो दिया है बाबा ने, सिर्फ एक 4 पहिए वाली गाड़ी ही तो नहीं दी। इस शादी में भी उन्हें बाहर से कर्ज लेना पड़ा था। गुंजन, बुरा मत मानना, माँ की आदत ऐसी ही है। बस तुम उनकी सेवा करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नैतिक की बड़ी भाभी लता खाना लेकर आई थी। उनकी बात सुनकर वह बोली, हाँ देवर जी, अब यही सेवा करेगी, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। हाँ। भाभी, मैं तो बस गुंजन को समझा रहा था। गुंजन अपने प्यार और सेवा से सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह गरीब घर से होने के कारण उन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई। उन दिनों बारिश का कहर था। पहाड़ खिसक रहे थे, बादल फट रहे थे। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया कि सब लोग अपने घर खाली करके दूसरी जगह पर चले जाओ। नैतिक का बड़ा भाई प्रतीक बोला, लता, जल्दी सामान समेटो, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये माँ और नैतिक क्या कर रहे हैं? अरे उनसे भी कहो जल्दी चलें। उनकी छोड़ो, अपनी सोचो। माँ जी की उम्र तो पूरी हो चुकी है। रही बात नैतिक की, वो कोई बच्चे नहीं है, अपनी वो खुद सोच लेंगे। अभी हमारी सोचो और निकलो यहाँ से जल्दी। सुनीता के कानों में जब उनकी बातें पड़ी तो वह बहुत दुखी हुई। नैतिक, किसी भी समय बादल फट सकते हैं और पहाड़ खिसक सकते हैं। तुम गुंजन को लेकर यहाँ से चले जाओ। वैसे भी बड़ी बहू कह रही थी कि मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी है। माँ जी, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़कर चले जाएंगे? हाँ माँ, ये बातें करने का समय नहीं है। अपना जरूरी सामान लो और जल्दी चलो यहाँ से। अगले दिन सुबह पता चला कि जहां उनका घर था वह सारा इलाका पहाड़ खिसकने से नष्ट हो गया। गुंजन ने भगवान के हाथ जोड़े। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि सबकी जान बच गई। पता नहीं भैया और भाभी कहाँ और कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं है तुझे उनकी फिक्र करने की। वो लोग तो हमें छोड़कर इस तरह भागे जैसे सबसे पहले प्रलय उन्हीं पर आएगी। बेटा, घर के साथ साथ हमारा सब कुछ चला गया। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? माँ, जब तक कहीं कुछ इंतजाम नहीं होता तब तक मेरे घर चलो। माना कि हमारा घर बहुत छोटा है, बाबा गरीब हैं, लेकिन हम लोगों को देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो। पहले ही बहुत गलती किए बैठी हूँ। जो अमीर थी वो तो मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुमने भी मुझे वहां अकेला छोड़ दिया होता तो मैं मर ही जाती। माँ, अब कब तक पिछली बातें याद करके दुखी होती रहोगी? बहुत भूख लगी है, नैतिक चलो पहले कुछ खा लें। माँ, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा लोग मैगी ही पसंद करते हैं, तो मैगी ही खाएंगे। गुंजन को भी बहुत पसंद है। क्यों गुंजन? नैतिक और सुनीता मैगी खा रहे थे, लेकिन गुंजन गहरी सोच में बैठी मैगी को देख रही थी। क्या सोच रही हो गुंजन? बस कुछ याद आ गया। शादी से पहले जब मेरा मन कुछ अच्छा खाने का होता था ना,
तो मैं मैगी का पराठा बनाकर खाती थी। माँ और बाबा को भी बहुत पसंद था। सोच रही हूँ वैसे भी अब सब बर्बाद हो गया है, तो क्यों ना मैं मैगी के पराठे बनाकर बेचूं। बाहर से आने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्या तुम कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी। बाकी आप और माँ जी हो ना मेरे साथ। तो ठीक है, कुछ दिन हम तुम्हारे घर रहकर ये काम शुरू करते हैं, और जैसे ही ये मैगी पराठे का काम चल पड़ेगा तो हम कहीं और ठिकाना देख लेंगे। गुंजन ने अपने घर में मैगी पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। ये क्या, मैगी पराठा? भाई मैगी तो खाई है, लेकिन मैगी पराठा पहली बार सुना है। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। लाओ तो एक दे दो। अरे वाह, ये बहुत लजीज पराठा है। लाओ भैया, 4 और पैक कर दो। बीवी बच्चे नई चीज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन मैगी पराठे के ग्राहक बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अब उनको होम डिलीवरी के लिए भी ऑर्डर आने लगे। नैतिक भी अब होम डिलीवरी करने में व्यस्त रहने लगा। बहू, मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारे माँ बाबा को गलत बोलती थी, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। माँ, पुरानी बातों को सोचकर आप क्यों दिल छोटा करती हो? आपके बिना मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। बहू, अब ये हमारे और तुम्हारे वश का काम नहीं है। हमें कुछ और लोग चाहिए जो हमारी मदद कर सकें। माँ जी, नैतिक ने कुछ लड़कों को बुला लिया है, अब वो हमारी मदद करेंगे। धीरे धीरे पहाड़ों में मैगी पराठे वाली बहू मशहूर हो गई। नैतिक, अब हमको अपना घर खरीद लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है। नैतिक ने एक बहुत बड़ा सा मकान लिया और वहीं एक मैगी पराठा रेस्टोरेंट खोला। अब यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक आने लगे। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में 2 गंदे और बीमार से पति पत्नी आए और वेटर से बोले, 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे। कौन है सोनू? पता नहीं मालकिन, जरा देखो तो। अरे भैया भाभी, आप और वो भी इस हाल में? देखो तो बच्चों की क्या दुर्दशा हो गई है। गुंजन, तुम? पीछे से सुनीता भी आ गई। माँ, आप लोग यहाँ? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? ये रेस्टोरेंट गुंजन का है, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, वरना तुम लोग तो हमें छोड़कर भाग ही गए थे। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन से घर छूटा है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। 3 दिनों से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी बहू गुंजन की, जिसने मुसीबत के समय हमारा साथ दिया। अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए और खाना खाइए। अब आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अब हम सब मिलकर मैगी पराठे का काम करेंगे और एक साथ रहेंगे अपने घर में। क्यों माँ जी, माफ कर दिया ना आपने इन्हें? हाँ, मेरी मैगी पराठे वाली बहू।